आग्रह करूंगा, ऐसी शख्सियत जो अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर चुके हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं, ऐसे परम आदरणीय श्रीमान महेंद्र कपूर जी, संगठन मंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से कृपया हम सभी को अपने ज्ञान सरोवर से थोड़ा सा हिस्सा आज के इस कार्यक्रम में प्रदान करें। अपने अनुभवों से हमें हमारे साथियों को परिचित कराएं। माननीय श्रीमान महेंद्र कपूर जी। सभी को प्रणाम। दिल्ली अध्यापक परिषद द्वारा राजकीय निकाय पूर्वी जिले द्वारा आयोजित एक गुरुवंदन कार्यक्रम में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, और जो साक्षात गुरु रूप में आप में जो विराजमान जो शक्ति है उसको मैं प्रणाम करता हूं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रतिवर्ष 4 कार्यक्रम, कर्तव्यबोध, नववर्ष, गुरुवंदन और किसी एक विषय को लेकर हम जागरण का विषय लेते हैं। ऐसे 4 कार्यक्रम देश में प्रत्येक इकाई के द्वारा नियमित रूप से अनिवार्य कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में हम करते हैं। आज हम गुरुवंदन कार्यक्रम कर रहे हैं। गुरु की महिमा, गुरु के बारे में बहुत सारी बातचीत हमारे प्रस्तावना में कही गई थी। आज हम गुरुवंदन कार्यक्रम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत सारी बातें आ गई है, लेकिन मैं भी मुझे बोलने की कहा है और परिचय में तो बहुत सारी बातें बता दी है। आज इस कार्यक्रम में मैं बताना भूल गया, आज अपने सम्माननीय जय भगवान गोयल जी हमारे संरक्षक हैं, वेद प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजेंद्र गोयल जी महामंत्री जी हैं, जिलाध्यक्ष नंदकिशोर शर्मा जी हैं, अपने क्षेत्र प्रमुख आदरणीय जगदीश कौशिक जी हैं, और सभी प्रदेश हमारे दिल्ली अध्यापक परिषद के प्रदेश स्तरीय और बाकी सब इस पूर्वी जिले के सभी सम्माननीय हमारे शिक्षक बंधु। शिक्षक के बारे में जो संकल्पना है उसका एक कार्यक्रम 5 तारीख को आदरणीय अपने हनुमान सिंह जी राठौड़ द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में बहुत सारी बातें उनके द्वारा कही गई हैं। मैं आज उनकी बातों को तो नहीं दोहरा पाऊंगा, लेकिन वो हम सबको ध्यान में आ गई होंगी। इससे बहुत सारी बातें सरलता से हमको आज जो भी बातें रहेंगी वो संगठनात्मक और वो सब बातें भी मैं साथ साथ करता जाऊंगा। हम जानते हैं ये कार्यक्रम की रचना जब बनी, हम संगठन में केवल 2 कार्यक्रम कर रहे थे 2008 तक। अप्रैल 2008 में भोपाल में एक चिंतन बैठक हुई संगठन की, ABRSM की। उसमें सबका कि हम कम से कम 4 कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर एक समान कार्यक्रम करें, और उसी विचार में से एक कार्यक्रम निकला। और बाद में ये पिछले 7 वर्षों से हम नियमित रूप से गुरुवंदन कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक कार्यक्रम हमारी किसी एक विषय पर हम कार्यकर्ताओं का, शिक्षकों का, समाज का, देश का प्रबोधन करें। ऐसा एक प्रबोधन जन जागरण कार्यक्रम प्रतिवर्ष किसी न किसी एक विषय पर पिछले लगभग 6 वर्ष तक हम लगातार मूल्यों पर अपने संगठन केवल, क्योंकि हम जानते हैं संगठन का जब उद्देश्य घोषित हुआ 1988 में, राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज, तो ये विषय की त्रिवेणी है, ये हमारे लक्ष्य की त्रिवेणी है, हमारे जो उद्देश्य की त्रिवेणी है। जो भी है तीनों मुद्दे जो अन्य संगठनों से भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अध्यापक परिषद को अलग से पहचान इसीलिए कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं। शिक्षक अगर अपने बारे में सोचेगा तो उसको शिक्षक कहलाने का हक, अधिकार भारत में कभी नहीं मिला है। जो परमार्थ में राष्ट्र के काम में उसका भूमिका जब रहती है तब शिक्षक कहलाने के योग्य बनता है। पूरी जो हजारों साल की भारतीय परंपरा है, और उस परंपरा का अध्ययन करेंगे तो हमको ध्यान आएगा कि हम भारत में शिक्षक कहेंगे, शिक्षक का तो इसलिए हमने 3 बिंदु रखे। शिक्षा में क्या चाहिए, कैसी होगी शिक्षा, उसको करने के लिए बाकी संगठनों ने तो कहा कि ये काम हमारा नहीं है, यह सरकारों का है। हमने इस बात की उसका विरोध भी किया, विरोध ही नहीं, और हमने इसी विरोध के कारण अपने संगठन को एक पूरा अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। वैसे तो हम 1952 से काम कर रहे हैं देश में, इस राष्ट्रीय विचार की यात्रा को 1952 से कर रहे हैं, लेकिन विधिवत नाम आकार देकर देश भर के राष्ट्रीय परिपक्ष जो समर्थन वाले बंधु थे एक मंच पर आए, जिसका उल्लेख हमारे महामंत्री अनिल चौधरी जी कार्यकर्ताओं ने किया है, और आकर 1988 में इस स्वरूप में हम खड़े हो गए महासंघ बनाकर।
अपने ही देश भर के राष्ट्रीय विचारों के संगठनों में मिलकर अपना स्वयं का महासंघ बनाया, इसका नाम दिया अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। तो ये 3 मुद्दे, पहला कैसी शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा में क्या अंतर्भाव आना चाहिए, बनने वाली सारी पॉलिसी 1986 में हम भारतीय शिक्षा मंडल के नाते से काम करते थे, इसलिए हम देश में उस समय की सरकार ने कुछ पैसे दिए और हमने गोष्ठियां की और आयोजन हुआ, राजीव गांधी की सरकार थी, और उसके आधार पर हमने शिक्षा नीति में क्या अंतर्भाव होना चाहिए उसको भी बहुत अच्छे प्रकार से हमने रखा। ये हमने अपना काम माना कि हमको शिक्षा संगठन के नाते से कौन कौन से काम करने चाहिए, प्रमुख काम शिक्षा, और जो राष्ट्र भाव निर्माण करने वाली है, हर आने वाली पीढ़ी को अपने पर गर्व करने का, कोई कहे मैं जर्मन हूं, कोई मैं जापानी हूं, मैं इजरायली हूं, मैं भारतीय हूं, प्रथम भारतीय है, ये भारतीय भाव कब निर्माण होगा, तो वो पाठ्यक्रम में कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पाठ्यक्रम की सामग्री होगी, समयगत परिवर्तन उसमें करने होंगे। अभी 2019-20 अभी नई एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा होने अपेक्षित है, तैयारी हुई है। तो ये अपेक्षा क्या है, हमारा भारत का जो शिक्षा जगत में किस ओर बढ़ना चाहिए, 2050 कम से कम 30 साल आगे तक की बातों को अंतर्भाव करते हुए इसमें रचना, वैसे तो हर 10 साल के बाद में इस पर विचार होना चाहिए, लेकिन हम 30 साल से यानी 1986 के बाद में अब 2020 में आकर लोगों ने प्रश्न उठाए, हर बार उसको शिक्षा नीति बोलेंगे क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की थी, वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, अभी न्यू एजुकेशन की पॉलिसी है, इसमें अभी हम पछड़े में अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये विचार का विषय है। ये सारे मुद्दे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और महासंघ के सारे सदस्य, सारे संबद्ध संगठन, उनका सुबह विचारित मत है कि हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं और शिक्षा के माध्यम से ऐसे राष्ट्रभक्त श्रेष्ठ नागरिक जो अपने को गर्व महसूस करे, मैं इस भारत का एक सच्चा नागरिक हूं, एक देशभक्त नागरिक हूं, मैं उसकी रग रग में, उसके खून के कतरे कतरे में एक भी क्षण उसके मन में दूसरा विचार नहीं आएगा, ऐसा भाव, ऐसा एक मुख्य विषय लेकर हम चले। इसलिए हमने पहला शिक्षक की बात करने से पहले शिक्षा की बात की, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की बात की। उस नाते से हमको अपना प्लेटफॉर्म, हमने कल शैक्षिक प्रकोष्ठ की बैठक, विद्वत परिषद की बैठक की है, तो 100 साल आगे तक की सोचना पड़ेगा। समयगत परिवर्तन को लेकर हमको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, विद्वानों को इकट्ठा करके, एकत्र करके, आज की परिस्थिति में सारे संसाधनों का उपयोग करते हुए अगले 100 साल तक के भी लिए हमको सोचना पड़ेगा। जब ये दृष्टा भाव लेंगे, दूरदृष्टा बनेंगे, तभी संगठन, केवल हम वेतन भत्तों तक सीमित नहीं है। हमने वेतन भत्तों की बात की है, सम्मान की बात की है, गुरु के गौरव की बात की है। गुरु का गौरव नहीं रहा तो कभी सम्मान नहीं मिलेगा देश के किसी प्राणी को। देश को भी सम्मान तब मिलेगा, गुरु का गौरव होगा। इसे दूसरे मुद्दे में हमने कहा है, शिक्षा के हित में शिक्षक कब काम करेगा, उसका सम्मान बढ़ेगा। सम्मान कैसे बढ़ेगा, सम्मान बढ़ाने के लिए पहला काम शिक्षक का ही है। शिक्षक उठते बैठते सोते जागते उसके जीवन में 7 और 365 दिन, 24 × 7 × 365, जीवन के अंतिम श्वास तक मेरे अपने शिक्षण के कार्य को हमने देखा होगा। कल राष्ट्रपति जी कानपुर गए, अपने गृह क्षेत्र में गए, 100 साल से अधिक के उम्र के उनके गुरुजी को उन्होंने बुलाकर सत्कार किया, सम्मान किया, मंच से नीचे उतरे और उनको खड़े नहीं होने दिया, सौल श्रीफल चरण स्पर्श किए। ये भारत है। भारत में हम कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की बात क्यों करते हैं बार बार में, वो सदा सर्वदा कहते थे मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी में आज जो भी कुछ हूं मैं उसको पहुंचाने, मेरे प्राथमिक शिक्षक का जो मैं प्राथमिक शिक्षण करते समय जो विद्यालय के गुरुजी थे उन्होंने हमको विजन दिया, दृष्टि दी, और इस कारण इस स्थान तक भारत को कहां तक लेकर जाने की, पोखरण का जो विस्फोट हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। जब वो राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए तो उनको लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति कहा, लेकिन मना किया, मुझे प्रोफेसर कलाम कहो। और अंतिम दिन भी, अंतिम श्वास ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अपना एक शिक्षा संस्थान में भाषण देते हुए अपने जीवन की आहुति दी, अंतिम श्वास। ये शिक्षक का मतलब अंतिम श्वास तक 24 घंटे। मैं घर में अलग हूं, मैं पिता हूं, पुत्र हूं, भाई हूं, भूमिका होंगी, शिक्षक तो मैं 24 घंटे को आऊंगा। सड़क पर चलते हुए कक्षा कक्ष में होंगे, या से परिसर में होंगे, विद्यालय में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कहीं पर भी हैं। तो शिक्षक की गरिमा बढ़ाने का काम केवल शिक्षक कर सकता है। हमको विचार, शिक्षक की गरिमा बढ़ेगी तो मेरे भारत की, मेरे राष्ट्र की, मेरे देश की गरिमा बढ़ेगी। गरिमा बढ़ेगी तब संसार में जो हम कहते थे ये कैसा विश्व वंदे भारत रहा है नहीं, ये था, है और रहेगा। यही आकांक्षा, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ, हमारे उस समय के एक श्रेष्ठ संत जो पूर्व शिक्षक थे, उन्होंने माता के आश्रम बना लिया पुदुचेरी में। उन्होंने कहा नियति भारत की कैसी है, ये तो राष्ट्र अखंड होने वाला है, ये अखंड भारत करना है, अखंड राष्ट्र की संकल्पना को पुनर्निर्धारित करना है। तो ये हमको अपने काम में 100% नहीं 200% दे सकते हैं क्या, इतनी भूमिका
हमारे बहुत सारे शिक्षकों का जीवन ऐसा ही है जिन्होंने कभी भी अपने काम के बारे में कोताही नहीं बरती। वो केवल शिक्षण का काम नहीं करते हैं, केवल आचार्य का काम नहीं करते हैं, आचार्य वो सब कुछ 24 घंटे मेरे कक्ष में अगर मैं हूं तो उसकी दर्शन कक्षा में आने वाला हर विद्यार्थी है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र का है, पठारी है, मैदानी है, और गिरी पर्वत से जुड़ा है, हो सकता है उसको नाक निकली हो सकता है कपड़े ठीक से नहीं पहने हो, वो गरीब अमीर की खाई को दूर करके, जाति धर्म से दूर होकर केवल मेरा शिष्य है, गुरु शिष्य की परंपरा की हम जो चर्चा कर रहे हैं केवल कहने के लिए नहीं है। हम में से अनेकों देश में शिक्षक हैं जिनको मैं स्वयं जानता हूं, जो चुपचाप हमारे विद्यार्थी का प्रवेश शुल्क अगर जमा करना है, परीक्षा शुल्क जमा करना है, हजारों शिक्षक देश में है। यही है भारत, या विद्यार्थी के बारे में केवल अपने 2 बच्चों के लिए काम नहीं करता है, केवल घर के परिवार की सुख समृद्धि के लिए काम नहीं करता है, उसका जीवन इसी काम के लिए। मेरी कक्षा का हर विद्यार्थी अभाव से पीड़ित नहीं होगा, मैं हूं ना। शिक्षक का मतलब है समस्या नहीं, समाधान। समाधान का कहते समय उसके मन में भाव चाहिए नहीं। मैं जब तक मैं इसमें हूं, मेरी दृष्टि में जो भी आएगा, एक विद्यार्थी कोई उसको किसी प्रकार की अभाव की कोई भी अवस्था नहीं आएगी, मैं अभाव के प्रभाव को ठोकर मारूंगा। उसको प्रवेश चाहिए, प्रवेश शुल्क चाहिए, उसको और कोई काउंसलिंग करनी है क्या, वो गरीब का होगा, माता पिता पढ़े लिखे नहीं होंगे, मैं हूं ना। मेरा शिक्षक का जीवन क्या है, 24 घंटे मेरे अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में, मेरी अट्टालिका 4 मंजिल है, 6 मंजिल है, 15 मंजिल है, इसी में जीवन यापन करने वाला वो शिक्षक नहीं कहला सकता। वो देश के लिए क्या है, मैं कलंक शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। देश के लिए वो सब एक तरह से लायबिलिटी है, एसेट होना चाहिए। शिक्षक का मतलब है समाज में, समाज को योग्य दिशा में ले जाने की तैयारी। 31 से 34-35 करोड़ का विद्यार्थी देश में है और 137 करोड़ का मेरा भारत का नागरिक है। अगर ये 35-30 करोड़ उनके जीवन सुधारेंगे, कर देंगे, जो करने की जिम्मेदारी शिक्षक के नाते से, गुरु के नाते से। गुरु की तो परिभाषा आप सब में थी गुरु वंदन कार्यक्रम में, गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। किसी के जीवन में अंधकार है, पास भी है। मेरा जीवन क्या है, प्रेरित है। गुरु नहीं हूं मैं, शिक्षक नहीं हूं मैं, से आचरण सदा सर्वदा। आज भी बहुत सारे शिक्षक जो हैं कहते कैसे आना चाहिए गणवेश में, गुरु वंदन कार्यक्रम में इसे जो हम देख रहे हैं गणवेश में कई लोग नहीं है, बहुत विचित्र ढंग से बैठे हैं। तो ये शिक्षक का कर्म क्या है, मैं 100% दे सकता हूं क्या, हर समय जागरूक रहना पड़ेगा उसको। मेरे आचरण से वाला विद्यार्थी, कोई भी ऐसी अवस्था चाहिए जिसके कारण मेरा विद्यार्थी गलत सीखे। मैं कैसे चलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कक्षा में कैसे विद्यार्थियों से मेरा व्यवहार रहता है, मैं कितना अपनापन जाहिर करता हूँ। और किसी बच्चे के मन में कहीं भी कुंठा है, कहीं पीड़ा है, कहीं समझदारी नहीं है किसी कारण से, मैं उसका चेहरा देख के समझता हूँ। मैं घर के मामलों से त्रस्त होकर कक्षा में आता हूँ, घर में लड़ाई करके आता हूँ, घर में और किसी उलझन से लौट कर फिर विद्यालय में आता हूँ। क्या मैं विद्यालय का, शिक्षण के कार्य का, विद्यार्थियों का हित का, शिक्षा के हित का मैं काम कर सकता हूँ क्या? मुझे उस भाव भूमि से निकलकर इस भाव भूमि में आना पड़ेगा। मेरा जीवन निष्कलंक और आचरण योग करनी है। क्यों गुरुकुल की चर्चा करते हैं हम लोग? गुरुकुल में जाकर गुरु माँ भी सभी वो सबके अपने बच्चे, समान बच्चे, कोई भेद नहीं है। उसी भोजनशाला में गुरु माता सबको भोजन कराती है। बच्चे आकर भूल जाते हैं कि मेरी माँ वहां रहती है दूर 100, 200, 500, 600 किलोमीटर। हमने तो संदीप ने आश्रम के कृष्ण की, सुदामा की कथा देखी है, पढ़ी है, सुनी है, बहुत सारी उनके जीवन को देखा है, बहुत सारे सीरियल के माध्यम किस प्रकार से शिक्षण करती है, कैसा अपनापन, लगाव उनके व्यवहार में। बच्चा जब निकलता है, वो जब गुरुदर्शन करता है, उस समय कितने भावहीन हो जाते हैं। ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा है केवल बोलने की नहीं है, हम सबको अपने आप में अंतर में टटोलना पड़ेगा। मैं वैसा करता हूं क्या? हम सब वो करेंगे तब कह सकते हैं। गुरुवंदन कार्यक्रम शैक्षिक महासंघ दिल्ली अध्यापक कर रहा है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। समाज ने, भारत ने इस भारतीय जो प्राचीन परंपरा को आगे लेके जाने का दायित्व हमको सौंपा है। हम ले जा रहे हैं क्या? सरकार ने ये नहीं किया, समाज ये नहीं कर रहा है। केवल उलाहना देने तक सीमित नहीं रह सकते हम लोग। इसके लिए 2, 4, 5 की टीम बनी है ना। जब तक वो जाकर कहीं ना कहीं मेमोरेंडम ज्ञापन देगी, बातचीत करेगी, लेकिन रोज वही रोना। क्या दिया है अध्यापक परिषद में? हमको क्यों जुड़ना चाहिए? क्यों 100 रुपए का शुल्क देना चाहिए? क्या देता है अध्यापक परिषद? ये लेन देन जो करने वाले हम व्यापारी नहीं है। ये व्यापारी की मानसिकता समाज को आगे नहीं बढ़ा सकती। ये हमको सबको व्यवहार में लाना पड़ेगा। मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं गुरु हूँ, जिसको साक्षात परम ब्रह्म कहा है। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु तक पहुंचाने वाला गुरु, यानी ये व्यवहार से होगा, अपने कर्म से होगा, ये दृष्टि के भाव से होगा,
ये दृष्टि रहेगी तो हम उस जीवन को, इसलिए हम सार्थक जीवन जिए, आचरण युक्त जीवन जिए। सार्थक का मतलब है इस क्षेत्र में काम करते समय, हम कहते हैं ना अभी शैक्षिक महासंघ में भी परंपरा शुरू की है, 6 कार्यक्रम हमने किए हैं शिक्षक सम्मान के। आज तो गुरु वंदन के कार्यक्रम में सम्मान का कार्यक्रम हमने रखा नहीं है, वो अलग से अलग हटकर अपने सम्मेलन में अधिवेशन में हम करते हैं, वो इसके साथ गुरु वंदन के कार्यक्रम। केवल ये आज मोटिवेशनल कार्यक्रम है, हमारी परंपराओं के बारे में जानने का, हमारे आचरण के बारे में समझदारी निर्माण करने का, वो सब करने के लिए कार्यक्रम की योजना की है। हम केवल व्यास जी का स्मरण करते हैं, व्यास जी और उस समय की उनके जीवन को उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए कार्यक्रम है नहीं, ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम है ही नहीं, लेकिन उनके जीवन के प्रकाश में हमको जो करने का काम है उसको करने के लिए संकल्प का दिन है। संकल्प दिन कर्तव्य दिवस के रूप में मनाते हैं वो अलग प्रकार का, लेकिन शिक्षक के नाते से एक आचरण, क्योंकि लंबी सूची है भारत की 100-125 साल की, वो सूची को देखें, हमारे आचार विचार व्यवहार से हर समय 24 घंटे इस भाव को ध्यान में लेके चले। जिस दिन आपका अभ्यास वर्ग था, रोशन लाल जी ने धर्म चतुष्ट की बात की थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या है सब, किस धर्म की बात करते हैं हम धर्माधारित जीवन की कल्पना करते हैं तो कैसा धर्माधारित जीवन चाहिए, हमारा आचरण व्यवहार सब उसी प्रकार का चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं चाहिए जिसके आधार पर धर्म के विपरीत हो। शिक्षक का धर्म क्या है, ये सोचने की बात है। वो धर्म अगर ध्यान में रखा, धर्म का मतलब कर्तव्य, ड्यूटी से, वो उसकी चर्चा हम कर्तव्य बोध के समय करते हैं। धर्म आधारित जीवन, वैसा आचरण ये शिक्षक से अपेक्षित है। इस अपेक्षा के साथ में उस नाते से भारत में जो गुण विकास की योजना करनी है विद्यार्थी में, भारतीय समाज में, उसकी परंपराओं को बनाना पड़ेगा। परंपराएं हम नई नई निर्माण करते जाएंगे। पूर्व में बहुत सारे हमारे ऋषि महर्षियों ने 12 वर्ष तक तप किया था नैमिषारण्य में। जो देश भर में उस समय के जो ऋषि परंपरा के वाहक थे, ऋषि महर्षि जिनको हम बोलते हैं, वो क्या थे, वो शिक्षक ही थे। वो उन शिक्षकों ने क्या देश को चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्थाओं से देश को आगे लेके जाना है, कौन कौन सी चुनौतियां समाज में आ सकती है। आज समाज की शिक्षा की व्यवस्था है, कहीं कहीं शिक्षा की व्यवस्था में कई समयगत अंतर आया है, कमी आई है। तो उस समय में जो नैमिषारण्य में 12 साल तक जो यज्ञ हुआ, जो रिसर्च का केंद्र वहां पर बना, उन्होंने जो व्यवस्थाएं लागू की, आज देखो अनपढ़ व्यक्ति जो विद्यालय में नहीं क्या है, उसको हमारे धर्म शास्त्र मालूम है, राम की कथा मालूम है, पुरुषोत्तम राम को मालूम है कैसा पुरुषोत्तम राम है, कैसा मुझे जीवन जीना चाहिए, वो बताया है उन्होंने। बिना कक्ष में जाए बिना भी उन्होंने वो चीज 12 साल के उसमें, क्या खाना, कितना खाना, कैसे उनको चलना, कैसे पहनना, कैसे आयुर्वेद, कैसे हमारी रुखड़ियों का उपयोग करना, कैसे खेती बाड़ी करना, कितना उपजाऊ करना, कितना हमको दान देना, कौन सा क्षेत्र ऐसा जो उन्होंने उस समय 12 साल तक हमारे शिक्षकों ने, जिनको हमने रिसर्चर्स, आज अंग्रेजी में रिसर्चर्स बोलते हैं, वो ऋषियों ने 12 साल तक नैमिषारण्य में जो तप किया, वो तप की फलश्रुति आज भी हजारों साल की परंपराएं, वो परंपराएं अक्षुण है। उसमें कहीं ना कहीं अब उसको अंतर आया है, कहीं टूट फूट हुई है, उसको डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है। ये भारत का जो शिक्षक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, केवल उसको बड़े होने का अहंकार नहीं होना चाहिए, दिल्ली 10% बड़ी है, ये अहंकार का कोई कारण नहीं। अहंकार का इस बात पर अहंकार है, जब तक भारतीय समाज में उन मूल्यों को जब तक नहीं लाएंगे, तब तक हम चरे वेती जो महामंत्र है उसको उद्घोष करना पड़ेगा। और कभी भी हमको वो नहीं बोलते कि ये हमारा भी मार्ग पूरा, हमने काम पूरा कर लिया है, ये शिक्षक का काम कभी पूरा नहीं होने वाला, ये तो सदा ही चलने वाला है। आप कहेंगे वाह भगवान, कभी इससे मुक्ति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। जो शिक्षक के जीवन में आए हैं, पूर्व काल में जो सदकर्म किए थे ना, उसके कारण शिक्षक जीवन मिला है। और ये शिक्षक जीवन मिला है तो उसको उसी ढंग से, बाप रे बाप, मुझे कोविड-19 में काम करने का कैसे जाऊंगा, मुझे बचना चाहिए, रास्ता निकालते हैं। हम कोविड-19 के वॉरियर्स बन सकते हैं क्या? क्यों नहीं बनना चाहिए? हमको ही शिक्षित प्रशिक्षित करना पड़ेगा समाज को। अनजाने में गलती करते हैं, महामारी फैल रही है, तो हम ये परंपराओं को स्मरण करें, और परंपराओं को स्मरण करेंगे, पुरानी सब चीजों को आपको ध्यान आएगा, हमको ध्यान आएगा कैसे हमको अपने काम को आगे लेकर जाना है। ये लेकर जाने की दृष्टि से मुझे लगा है कि आज बहुत सारे विषय आपके सामने आते हैं, बहुत सारी बातें मैं बार बार मैं कहता हूँ, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। आज का जो छात्र है, छात्र को उसके सामने, क्योंकि गुरु से भी अधिक कई छात्रों को ज्ञान होता है, गुरु के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, उसके कारण शिक्षक को उत्तर देना मुश्किल होता है। तो चुनौतियां छात्र नहीं होनी चाहिए, है चुनौतियां। अगर शिक्षक अपने पाठ का, अपने विषय का, अगर वो बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन करता है, अध्ययनशील है, तो विद्यार्थी से एक कदम आगे उसको होना ही पड़ेगा, तभी सम्मान का पात्र बनेगा। अगर वो सम्मान का पात्र नहीं बनेगा तो वो सिखा नहीं पाएगा। विद्यार्थी के
के मन में सम्मान का भाव नहीं आएगा। इससे छात्र चुनौती नहीं होनी चाहिए। छात्र हमारे सामने एक तरह से अपने आप को सुधार करने का एक लक्ष्य दिया है छात्र ने, मुझे और क्या सीखना है। नहीं, हमारे समय में तो कंप्यूटर नहीं था, तो नहीं था तो क्या है, समय के हिसाब से पहले हमको साइकिल चलाते थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक पर आ गए, चौपहिए पे बहुत सारे बंधु आ गए। समय का बहुत लोग अन्य अन्य प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। पहले घर में हम झोपड़ी में रहते थे, पक्के मकान में आ गए। हमने कभी नहीं कहा कि हम झोपड़ी में रहते हैं, क्यों झोपड़ी में रहना है, झोपड़ी से पक्के। क्या छात्र को जो चाहिए उस नाते से शिक्षक को अपडेट होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी शिक्षक अध्यापक परिषद शैक्षिक महासंघ से जुड़ा है, कभी ये बात नहीं कि मैं इसको जानता नहीं हूँ। अब बस मेरा जीवन तो अभी मेरा तो 2 साल की सेवानिवृत्त के कालखंड में मैं तो अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। व्यतीत करने वाले शिक्षक समाज के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं, मैं उसका शब्द उल्लेख नहीं करना चाहता, वो अच्छा भी नहीं होगा। शिक्षा के बारे में भी तो मैंने शिक्षा नीति की चर्चा की, बार बार हम चर्चा करते हैं। कल भी जो प्रकोष्ठ हमारा जो विद्वत परिषद का पुनर्गठन किया है, ये शिक्षा के बारे में आमूलचूल परिवर्तन करना है। दिल्ली में होने वाले कोई भी पॉलिसी की बात होगी, सरकार जो सोच रही है उससे एक कदम आगे हमको सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमारी सब तैयारी चाहिए। कोई विषय आएगा तो सरकार को और शासन को बातें लेकर क्या चाहिए, तो उस उत्तम मानव बनाने का जो शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है, उस नाते से हमको अब हर बॉडी को संपर्क करना पड़ेगा। संपर्क करने से पहले हमारे शिक्षक संगठन में इस पर रिसर्च करने वाले, शोध करने वाले, ऐसी शिक्षा के बारे में अभी एससीईआरटी बनी है, क्या पाठ्यक्रम बनाएगी, 8वीं तक पाठ्यक्रम एससीईआरटी को बनाना होता है। क्या हमारा पाठ्यक्रम समिति हमारी संगठन में नहीं बननी चाहिए? हर पाठ्यक्रम के बारे में क्या अंतर्भाव किया है, कौन कौन से महापुरुषों के जीवन को अच्छे ढंग से वहां परोसा नहीं गया है, कैसे हमारी जो मातृशक्ति उसके बारे में कितना अंतर्भाव किया है, ये कौन सुझाव देगा भला? केवल कुछ ब्यूरोक्रेट्स बनाएंगे? तो इस नाते से भी हमको सोचना पड़ेगा, देश समाज में सामाजिक कल्याण के साथ राष्ट्र गौरव का भाव कैसे बढ़ेगा। उस नाते से कौन कौन से कार्यक्रमों की रचना योजना हमको सोचनी पड़ेगी, उस नाते से कौन कौन सा व्यवहार हमको बदल करना पड़ेगा। ऐसे सामाजिक और राष्ट्र गौरव के उपक्रम भी हमको संगत संगठन के साथ, ये चुनौती की बात है। चुनौतियां हमारे लिए करने वाले कार्य हैं, उनको इसलिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। शिक्षक सम्मान की तो चर्चा मैं पहले से कर रहा था, शिक्षक का सम्मान कैसे बढ़ेगा। शिक्षक तो स्वयं अपने कर्म से, कार्य से, आचरण से बढ़ाएगा और उसको स्थापित करने की जरूरत है। स्थापित अगर शिक्षक की सम्मान की यानी गरिमा स्थापित हुई तो हम देश को जो देना चाहते हैं दे सकेंगे। तो हमारा उद्देश्य है, जिसकी हमने चर्चा की, त्रिवेणी की चर्चा की, वो हमको प्राप्त करनी है। तो शिक्षक सम्मान के लिए जो आचरण व्यवहार की बात की, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन और तुलना कर जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक उस भावना को ले जाने के लिए सदा सर्वदा हमको जागरूक रहना पड़ेगा। कोई कभी आए, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, नहीं, मेरे यहाँ पर खुलकर विद्यार्थी कभी भी निशंक अभी वो आ सकता है, गुरु के सामने उसको खोलकर पूरी किताब। मैं तो पिछले दिनों आपको चर्चा की, मैं अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज की एक बहन से मिलने जब गया, अपने कार्यकर्ता की बहन है, अपने उनके पति भी कार्यकर्ता है, तो मैं बात करता था, उनसे पूछा क्या क्या अभी आपने किसी बच्चों के सर पर हाथ फेरा है क्या? तो कभी हाथ फेरने का समय आया है क्या? जब आप उनसे जुड़ेंगे तब हाथ फेरेंगे, तब वो अंदर के जो दर्द को, हो सकता है परिवार में संकट हो, परिवार में कोई ऐसी घटना घटी हो, तो उसको समझने के लिए हमको अपना व्यवहार वैसा बनाना पड़ेगा। वो बनेगा तो अपने आप मस्तक झुकने वाला है। कल हमने अपने राष्ट्रपति जी की चर्चा की, कल सभी जो शिक्षक थे उनको बुलाकर सम्मान किया। उनको राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित, वो स्वयं गौरवान्वित हो गए, शिक्षक को गौरवान्वित कर दिया। कैसे हमारी शैक्षिक व्यवस्था थी प्राचीन काल में, उस नाते से इस गौरव को बढ़ाने के लिए ये बिंदु की चर्चा मैंने की थोड़े में। और हम जो भौतिक उन्नति की बात है, ये भी हमको कभी कभी दिग्भ्रमित करती है, दिशाहीन करती है। भौतिक उन्नति के लिए लालसा रहते हैं और कभी उसकी पूर्ति कभी होती नहीं है, कंटिन्यूअसली हम करते जाते हैं। उस मृग मरीचिका की बात होती है, वो आता है ना, किसी को उसने किसी बंधु ने तपस्या की और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, ऋषि ने आशीर्वाद दिया, जितनी तुम धरती को नाप लोगे दिन भर में, उतनी चीजें आपको शाम तक नाप कर वापस आ जाओगे, उतनी चीजें तुम्हारी हो जाएगी, धरती तुम्हारी हो जाएगी। वो दौड़ता रहा और धीरे धीरे उसकी गति भी कम हुई, धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और लौट नहीं सका, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। ये मृग मरीचिका है, भौतिक संसाधनों की दौड़। मेरा कपड़ा और नया से नया कैसे हो सकता है? कपड़ों से कभी गुरुजन पहचाने नहीं गए, आचरण से। भौतिक संपत्ति, भौतिक संपदा केवल होना चाहिए हमको, उस नाते से शासन भी सोचता है कि भौतिक उन्नति के लिए ही मैं काम करूंगा, भौतिक उन्नति ही मेरा साध्य है। ये सब साधन है, साध्य तो मेरा विद्यार्थी का जीवन, मेरा आचरण, वही मेरा साध्य साधा पर परिवर्तन देश समाज का। इसलिए भौतिक उन्नति के साथ में समाज और राष्ट्र की
गुणात्मक विकास की बात हमको करनी चाहिए। उसकी चर्चा पहले भी की और हम कैसे हैं सदा सर्वदा उसकी चर्चा होती भी है। उस बिंदु की हम कौन है, वो कहते हैं कि चाणक्य ने बोला ना, गुरु के साथ में सृष्टि का निर्माण करने वाला, विध्वंस करने वाला, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षा कितनी अपार शक्ति का, ऐसी अपार शक्ति वाला, और जरूरत पड़ने पर शास्त्र की जगह शस्त्र उठाना पड़े तो शस्त्र उठाकर शस्त्र की शिक्षा। इसलिए इजराइल में हर नागरिक को पढ़ाई करते समय, पढ़ाई के बाद नौकरी करना है और दूसरा काम करना, उससे पहले 2 साल कम से कम सेना में शामिल होकर सैनिक बनकर काम करना पड़ता है। कल भी हमारी शैक्षिक प्रकोष्ठ में जो एजुकेशन क्षेत्र के लोग थे वो कह रहे थे भारत में भी ये परंपरा इजराइल की तरह होनी चाहिए कि हर बंधु उस मोर्चे पर 2 साल काम करे। ब्रिटेन में देखो जो शाही परिवार है, शाही परिवार का प्रिंस चार्ल्स होंगे, उनके बेटे, सबने एक सैन्य की ट्रेनिंग लेकर काम किया है। कई राज्यों में परंपरा है, वो परंपरा पालन करना। शासन में, शाही साम्राज्य में भी अगर वो राजा बनता है उससे पहले सैनिक बनकर काम करना पड़ता है। हम शिक्षक भी उस नाते से स्वयं सोचे कि हमको हमारे विद्यार्थियों को गठन कैसे करना है। तो स्वयं का गठन ऐसे होना चाहिए कि हमको जब समाज की जरूरत पड़े शास्त्र की जगह शस्त्र उठाने की शिक्षा, तो उस नाते से भी स्वयं की तैयारी चाहिए। उस तैयारी को लेकर आप करें और उस भाव से काम करें। और बहुत बार मैंने एक ऐसा विद्यार्थी सामने आता है, मूर्तिकार की घटना मैंने सैकड़ों बार सुनाई है। ऐसे एक 6 हथौड़े लेकर चलने वाला मूर्तिकार, वो जब उसको देखता है पत्थर सुंदर सा, उसमें से मूर्ति गढ़ने की इच्छा करता है और वो कृष्ण की मूर्ति बनाना चाहता है। रास्ते में कहीं उसको पत्थर मिलता है और पत्थर से बातचीत संवाद करता है, तुमको मैं भगवान बनाना चाहता हूँ। पत्थर को अच्छा लगता है, उसकी कहानियां कथाएं बताता है भगवान क्या होता है, पुरुषोत्तम रामचंद्र की बात, कृष्ण की बात बताता है कि भगवान, और वो हाँ बढ़ता कृष्ण बनने की इच्छा जाहिर करता है। वो मूर्तिकार 6 हथौड़े से चोट करते करते और मूर्ति गढ़ने की चिंता करता है, लेकिन जब चोट पड़ती है वो पत्थर वो कहा उड़ता है और अंत में वो मना कर देता है। मूर्तिकार बहुत समझाता है लेकिन अंत में वो मना कर देता है और मूर्तिकार फिर आगे रास्ता पर चलते हुए, राह पर चलते हुए फिर दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, ऐसे उनकी चर्चा होती जाती है। और एक पत्थर ऐसा मिला जिसने इस कष्ट कठिनाई को झेलने की, उसमें मादा है, वो झेलने की तैयारी के लिए हाँ बढ़ता है। और 6 हथौड़े लेकर कलाकार, मूर्तिकार फिर भगवान गढ़ने की, कृष्ण की मूर्ति गढ़ने की परंपरा शुरू करता है लगातार। और एक समय ऐसा होता है मूर्ति गढ़ जाती है, बन जाती है, निर्माण हो जाती है। और हम कहते हैं जैसे शिक्षक ऐसे जीवंत मूर्तियां गढ़ता है, उस कलाकार ने जीवंतता किसी मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति जैसी गढ़ दी हो, जैसे उसको निहारते लगता है कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। ऐसी प्रतिमा गढ़ने वाले उस मूर्तिकार ने प्रतिमा गढ़कर और वो अपने रास्ते पर अपने घर की ओर चला जाता है। अंधकार का, शाम को अंधकार सा हो रहा है, कस्बे से ग्रामीण की ओर लोग जाते हैं, जा रहे हैं, लौट रहे हैं अपने गांव में खरीदारी करके। रास्ते में उनको अंधेरी सा हो रहा है तो उसको लगता है कोई खड़ा है। नजदीक आते हैं तो कृष्ण की बंसी बजाते हुए प्रतिमा दिखाई देती है। निकट आके देखते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, आवाज लगाते हैं, कोई हाँ नहीं करता है। और उसको गांव के लोग उठाकर अपने गांव में और ढिढोरा पीटते हैं कि हम मंदिर की स्थापना करेंगे। बाद में मंदिर की स्थापना होती है, जय जयकार के नारे लगते हैं, लोग मन्नत मांगते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। और ये वंदना का हर लोगों की मन्नतें मांगने का स्थान, एक सामान्य सा पत्थर जो लोगों की ठोकर खाता था, थूकते थे लोग, उसमें अपने लघु शंका दीर्घ शंका करते थे। एक सामान्य सा पत्थर, एक कलाकार, उसके हाथ में 6 हथौड़े हैं, एक कल्पना है, उस कल्पना के आधार पर वो कैसी। इसलिए हमारे विद्यालय में लिखा है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। ज्ञान के लिए प्रवेश करेंगे बच्चे और सेवा के लिए प्रस्थान करेंगे। आने वाला कोरा विद्यार्थी, वैसे तो कहा है ना भगवान उसको गढ़कर देता है, लेकिन कुछ जो उस पर राख पड़ गई है वो राख हटाने काम, वो क्या है, कौन है, उसको बताने का काम शिक्षक को करना है कि बेटा तू क्या है, तेरे को भगवान ने क्या दिया है, कितना सामर्थ्य है। ऐसे बहुत जीवंत प्रतिमाएं गढ़ना। 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 137 करोड़ देवी देवता निर्माण करने की जिम्मेदारी हमारी है। 137 करोड़ देवी देवता जब बनाएंगे उस दिन हमारा काम पूरा होगा। यही काम करने के लिए हम संगठन के लोग इस गुरुवंदन कार्यक्रम में हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, करने के लिए कुछ भाव निर्माण करना चाहते हैं, संकल्प करना चाहते हैं। मेरा जीवन यशस्वी जीवन कैसे कहलाएगा, वो यशस्वी कार्यकर्ता के नाते से मैं कैसे कहलाऊंगा, वो करने के लिए एक योग्य शिक्षक, कर्मशील शिक्षक, आचरण से शिक्षक, व्यवहार से शिक्षक, मेरी जीवन यात्रा 24 घंटे की सब प्रकार के महामोह से निकलकर, इसलिए एक बहुत कठिन मार्ग है, बिंदु बहुत हो सकते हैं। मुझे लगता है 25-30 मिनट हुए होंगे। उसी अपनी बात में कहते हुए एक विद्वान की मत, वैसे 2-3 बातें मैं सोच रहा था। एक
एक विद्वान ने बोला है, यह तन विष की बेलड़ी, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, यह तन विष की, ये शरीर जो है विष की बेलड़ी है, विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान है, शीश दिए भी गुरु मिले, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु की महिमा कितनी न्यारी है, इस विद्वान की उक्ति को हम समझ सकते हैं। शीश यानी अपना सिर भी देना पड़े उसके लिए तो भी ये मानो कि सस्ता है। गुरु इस इतनी भव्यता दिव्यता की प्रतिमूर्ति है। आप सब गुरुजनों के चरणों में अपना प्रार्थना अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए